हम लोग लेजर पढ़ रहे थे। लेजर का मतलब कि एक स्टैंडर्ड लेजर, जो क्या होता है कि ग्रुप का मतलब होता है समूह। समूह का मतलब कि जो किसी पार्टिकुलर सिस्टम को, किसी पार्टिकुलर टॉपिक को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे मान लीजिए आप, अगर हम बात करें बैंक का, ठीक है, तो बैंक का मतलब कि बैंक सिर्फ बोलने से, जितना भी बैंक है हमारे भारत में, हमारे वर्ल्ड में, उस पूरे बैंक समूह का बोध होता है, तो उसका लेजर ग्रुप क्या होगा? बैंक होगा। ये एग्जाम्पल था। तो लेजर ग्रुप का मतलब कि जो भी जितने भी स्टैंडर्ड लेजर हैं उस सब का एक ग्रुप एज ए होल, मतलब उस सभी को रिप्रेजेंट करता है, सभी को बताता है, जिसे आप आसानी से काम कर पाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं, हमारा पहला लेजर है। लेजर और लेजर ग्रुप में डिफरेंसेज यही है कि लेजर हमको बनाना पड़ता है और लेजर ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ होता है। लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ा कि नहीं, जो 28 या 29 जो हमारा लेजर ग्रुप का लिस्ट है, हमको ज़रूरत है कि नहीं हम अपना पर्सनल बनाएं, तो पर्सनल भी हम लेजर बना सकते हैं, लेकिन वो भी जाएगा किस में? इसी 28 के अंतर्गत जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब पहला लेजर ग्रुप है मेरा बैंक अकाउंट। अब सपोज मानिए आप बिजनेस स्टार्ट किए, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आप बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोले, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से आपका ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का तो लेजर हमको बनाना पड़ेगा। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा का लेजर बनाते हैं तो उसका लेजर ग्रुप क्या होगा? बैंक अकाउंट होगा। जितने तरह का बैंक हो, जो भी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, उस सभी का रिप्रेजेंट हमारा एक लेजर ग्रुप करता है और वो है बैंक अकाउंट। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए कि बैंक अकाउंट का क्या मतलब होता है कि जनरली कंटेन्स लेजर ऑफ बैंक अकाउंट इंक्लूडिंग करेंट एज वेल एज सेविंग। मतलब आपका अगर करेंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, कोई भी अकाउंट हो, तो उसका लेजर ग्रुप हमारा क्या होगा? बैंक अकाउंट होगा। जैसे आप एसबीआई में खाता खोलते हैं तो क्या होगा? एसबीआई बैंक का लेजर ग्रुप बैंक अकाउंट। बड़ौदा में खाता खोलते हैं तो बड़ौदा बैंक का लेजर ग्रुप क्या होगा? बैंक अकाउंट होगा। उसके बाद अगर आप मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोलते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया का लेजर ग्रुप क्या होगा? बैंक अकाउंट। इस एक बार लाइन में और समझ लीजिए कि जितने भी तरह का हमारा बैंक है, उस बैंक का लेजर ग्रुप हमारा क्या होगा? बैंक अकाउंट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आप सबका। चलिए, अब हमारा अगला है ओसीसी। देखिए, बैंक ओसीसी का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट जो कि हमारे जो सॉरी, जो मेरा स्टॉक है या मेरा रिसीवेबल संपत्ति है, मतलब एसेट्स है, उसके अगेंस्ट हमको कैश क्रेडिट का फैसिलिटी बैंक के द्वारा मिलता है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम आपको ये फैसिलिटी हमारे गुडविल पे भी मिलता है कि मेरे कंपनी का गुडविल अच्छा है, तो हमको ये बैंक फैसिलिटी देगा कैश क्रेडिट करने का। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है बैंक ओडी। अब बैंक ओडी का मतलब होता है कि ओवरड्राफ्ट। अब जैसे ओवरड्राफ्ट आप ये जान लीजिए कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको मिलने से क्या है कि आपके अकाउंट में पैसा रहे या ना रहे, लेकिन आप चेक इशू कर सकते हैं और बैंक उसको क्या है? पैसा आसानी से दे देगा। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपके खाता में 1,08,000 रुपया पड़ा हुआ है। ठीक है, और आपने चेक इशू कर दिया कितना का? 1,24,000 रुपया का। तो अब बैंक क्या करेगी? 1,24,000 रुपया दे देगी किसको? अगले को, जिसके नाम से आपने चेक जारी किया। और ये जो 16,000 रुपया बच गया, यही 16,000 रुपया आपका कहलाएगा ओवरड्राफ्ट का, और इसी 16,000 पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। बाद बाकी धीरे धीरे आप फिर बैंक को दे सकते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा ब्रांच एंड डिवीज़न। देखिए, लेजर ग्रुप को एकदम ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि लेजर ग्रुप समझ गए 80% टैली आपका क्लियर है। लेजर ग्रुप में ही सब लोग फंसते हैं और लेजर ग्रुप सब जगह आपको अच्छे से नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और अपने बुक को निकालिए। बुक को भी, जो भी बच्चे बुक ले लिए हुए हैं, जो नहीं लिए हुए हैं वो ले लीजिए और आराम से पढ़िए, कोई इशू नहीं है। चलिए, अब हमारा अगला है ब्रांच डिवीज़न। अब देखिए, हो सकता है हमारा एक कंपनी है, अब एक कंपनी का तो एक ही मुख्यालय होगा, यानी कि जोनल ऑफिस तो एक ही होगा, हेडक्वार्टर्स एक ही होगा, लेकिन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे तो हमारा भी बिजनेस हो सकता है ना। तो वो जो बिजनेस होगा वो हमारा या तो कहलाएगा डिवीज़न या तो कहलाएगा मेरा ब्रांच। जैसे अब स्टेट बैंक का अगर हम जिक्र करें तो स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई में है, लेकिन क्या ऑल ओवर इंडिया में इसका ब्रांच है कि नहीं है? तो जो ऑल ओवर इंडिया में हमारा ब्रांच रहेगा वो हमारा चला जाएगा किसमें? ब्रांच एंड डिवीज़न में जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपके बुक में क्या कहता है कि इट इज़ अ बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट विच
is used when a bank gives extremely sorry. The ledger under this group in tally for your branch or a division situated at different place other than your main area of operation. Suppose आपका जैसे अपना माया कंप्यूटर्स का हम बात करें तो माया कंप्यूटर्स का हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली है, और न्यू दिल्ली के अलावा और जगह भी तो ब्रांचेज है अपने संस्था का। तो जितने भी ब्रांच है जो भी लेन देन होगा हेडक्वार्टर्स का वह तो उस किसी न किसी लेजर के माध्यम से होगा। सपोज मान लीजिए अपना ये सिकंदरपुर का ब्रांच है, सिकंदरपुर ब्रांच इस महीने में 1 लाख रुपए का टर्नओवर किया और सारा स्टेटमेंट किसको भेजेगा, एचओ को भेजेगा, हेडक्वार्टर को भेजेगा। और मान लीजिए 50,000 रुपीज़ हमारा नेट प्रॉफिट आया, तो ये 50,000 रुपीज़ कहाँ डिपॉजिट होगा, हेडक्वार्टर्स में डिपॉजिट होगा। तो किस में इसका लेजर ग्रुप क्या बनेगा, ब्रांच एंड डिवीज़न में जाएगा। तो सिकंदरपुर ब्रांच के नाम से बनेगा, जिससे माया कंप्यूटर सिकंदरपुर ब्रांच लेजर हुआ, इसका लेजर ग्रुप किस में जाएगा, ब्रांच एंड डिवीज़न में जाएगा। ठीक है, चलिए अब है हमारा कैपिटल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। कैपिटल का मतलब जब हम व्यवसाय कर रहे हैं तो हमको पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, चाहे बैंक में खाता खोल करके या कैश के माध्यम से। जो भी पूंजी हम कलेक्ट करते हैं अपने व्यापार को स्टार्ट करने के लिए वो किसी न किसी प्राइवेट व्यक्ति का ही हो सकता है। जैसे माया का है तो मायास कैपिटल होगा, श्याम ट्रेडिंग है तो श्याम ट्रेडिंग्स कैपिटल होगा, नंदिनी कपूर है तो नंदिनी कपूर्स कैपिटल होगा। तो नंदिनी कपूर्स कैपिटल लेजर का नाम हुआ, लेकिन इसका लेजर ग्रुप क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, लेकिन कैपिटल में और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे आप अपने कंपनी से पैसा निकालते हैं ऑफिस के खर्च के लिए तो वो मेरा कहलाता है विड्रॉल। और एक और बात कि जब हमको कंपनी में बाहर घूमने जाना है, मेरा पर्सनल यूज़ है, हमको रेस्टोरेंट जाना है, हमको घूमने जाना है, हमको पब जाना है, हमको डिस्को जाना है, अब बस 20,000 रुपये आप कंपनी से लिए तो ये आपका पर्सनल यूज हुआ, तो ये कहलाएगा ड्राइंग। लेकिन विड्रॉल और ड्राइंग बोथ आर द पार्ट ऑफ कैपिटल्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है आपका कि रितेश कैपिटल हो गया, माया कंप्यूटर्स कैपिटल हो गया, हाउस रेंट हो गया, इनकम टैक्स हो गया, LIC प्रीमियम है, डेबिट भी होगा, और रिफंड कर रहे हैं तो क्रेडिट होगा। मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट है, फिर अगर आप ले रहे हैं तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। पर्सनल एक्सपेंसेस आपको पहले ही बता दिए, ड्राइंग के नाम से होता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा जो होता है, कैश इन हैंड का मतलब कि ये एक हमारा करेंट एसेट का पार्ट्स है। करेंट एसेट का पार्ट मतलब कि कैश जो हमारे पास हमारे बिजनेस में अवेलेबल है वह दो तरीके से होता है। एक तो कैश इन हैंड है, और एक बात ध्यान रखना है कि कैश इन हैंड का लेजर नहीं, ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि यह प्री डिफाइंड लेजर है, यह पहले से बना रहता है। लेकिन अगर हम बात करें पेटी कैश का, पेटी कैश का मतलब होता है खुदरा खर्च। तो खुदरा खर्च का अगर आप बात करिएगा तो उसका लेजर बनाना पड़ेगा और उसका लेजर ग्रुप होगा कैश इन हैंड। अब देखते हैं कि आपका बुक क्या कहता है। दिस इज वन ऑफ द 2 अकाउंटिंग ग्रुप्स अंडर विच अ लेजर इज ऑलरेडी क्रिएटेड इन टैली बाय द नेम ऑफ कैश। कैश के नाम से ऑलरेडी हमारा इसका लेजर बना रहता है और लेजर ग्रुप भी बना रहता है, इसलिए कैश बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कैश इन हैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज बिना कैश का एस नहीं होता है बिजनेस में, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमारा है अगला नेक्स्ट जो लेजर ग्रुप है वो है करेंट। एक बात आप लोग ध्यान से देखिए, जिनको जहां दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। उसके अलावा आपको लगता है कि इस वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम है, हमारी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो बच्चे बहुत सा पहले इंग्लिश में भी बनाते हैं, हिंदी में बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे का कहना है कि सर हिंदी ज़्यादा समझ में आता है इसलिए हिंदी में बनाइए, इसीलिए हम इस वीडियो को हिंदी में बनाएं। लेकिन जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश लेजर ग्रुप का वेरी कॉमन पार्ट है। क्लियर है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है करेंट एसेट। करेंट एसेट का मतलब होता है कि जिसको इजीली कैश में कन्वर्टेड किया जा सकता है। करेंट एसेट मेरा वो एसेट है जिसको इजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे मान लीजिए पूरे ईयर में या सिंगल डे में, सिंगल ट्रांजेक्शन में या पूरे साल भर में अगर हमको कैश में कन्वर्ट करना है तो वो मेरा करेंट एसेट्स कहलाएगा।
अब जैसे इसका बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कैश अकाउंट हो गया, पेटी कैश हो गया, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मतलब कि आप गवर्नमेंट में कोई भी पैसा जमा कर रहे हैं तो 100% रिफंडेबल होता है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहलाता है। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जैसे आपका प्रधान डाकघर हो या पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो, उसका बॉन्ड निकलता है, तो आप बहुत सारे इन्वेस्टर अपना बॉन्ड में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उस पर भी हमको ब्याज मिलता है, वो मेरा करेंट एसेट है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर मान लीजिए शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं सब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, वो मेरा सब करेंट एसेट है। इसके अलावा जितने आउट स्टेशन डेटर्स हैं, बिल रिसीवेबल्स है, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल्स, ये सब हमारे करेंट एसेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा लग रहा है वीडियो कि नहीं लग रहा है, ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मेरे प्यारे भाई बहन बहुत मेहनत लगता है, और वीडियो बनाना ऐसा नहीं है कि हम भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं कि दूर दराज गांव में जो बैठे हुए हैं हमारे भाई हमारे बहन, जो यहाँ संस्था तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, घर बैठे कंप्यूटर क्लास अच्छे से करें। ऑनलाइन एग्ज़ाम का फैसिलिटी है अपने यहाँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम दीजिए और आपको घर बैठे बैठे सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो अब देर मत कीजिए, क्लास स्टार्ट कीजिए। माया कंप्यूटर्स का अपना वेबसाइट है www.mayacomputers.co.in पे जाइए, रजिस्टर कीजिए और क्लास स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना है करेंट लायबिलिटीज़। मेरे प्यारे बच्चे, जस्ट इसका अपोजिट, करेंट एसेट का जस्ट अपोजिट होता है करेंट लायबिलिटीज़। करेंट एसेट मतलब कैश जो हमारे पास आने वाला है या जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, उसी तरह से हमारा करेंट लायबिलिटीज है, ये हमारा दायित्व है जिसको हर हाल में हमको देना पड़ता है। अब जैसे मेरा सन्डी क्रेडिटर्स हो गया, करेंट एसेट में क्या था, सन्डी डेटर्स था, और इसमें क्या हो गया, लायबिलिटीज़ में सन्डी क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है। उसके अलावा जितने भी बिल्स पेबल हैं, हमारा वैट पेबल हो गया, इनकम टैक्स पेबल हो गया, टीडीएस पेबल हो गया, टीसीएस पेबल हो गया, तो जितना भी पेबल आइटम्स हैं जो हमको पे करना है वो हमारा चला जाएगा किसमें, करेंट लायबिलिटीज़ में जाएगा, ठीक है। और दो ग्रुप में और पढ़ाऊंगा इस वीडियो में, इसके अलावा जो मेरा अगला वीडियो आएगा वो नेक्स्ट पार्ट का आएगा। तो अब एक सेकेंड लास्ट बचता है डिपॉजिट एसेट्स। देखिए, डिपॉजिट एसेट्स नाम से ही क्लियर है कि वैसा पैसा जो हम किसी के पास डिपॉजिट कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए जो डिपॉजिट करेंगे, दैट इज़ 100% रिफंडेबल, वो हमारा क्या है, रिफंडेबल है, तो वो कहलाएगा डिपॉजिट एसेट्स। जैसे सपोज मानिए आप व्यवसाय के लिए प्लेस ले रहे हैं, उसको हायर कर रहे हैं, तो हायर करने में 2 लाख रुपए का पगड़ी डिमांड हुआ, तो वो पगड़ी जो दे रहे हैं जो सिक्योरिटी मनी, दैट्स नोन एज डिपॉजिट एसेट्स। और लास्ट है अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए, टैक्स भी दो प्रकार का, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स जो लोग नहीं जान रहे हैं आज समझ लीजिए कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो मानव शरीर है, उस पर लगने वाला जो कर है वो मेरा डायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जैसे आपका जीएसटी हो गया, वैट हो गया, ठीक है, टीसीएस हो गया, टीडीएस हो गया, सॉरी टीडीएस इज ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स स्लैब। सो इनकम टैक्स तो आपका डायरेक्ट टैक्स में जाएगा, और रेस्ट ऑफ द टैक्स जो भी है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स है, कस्टम ड्यूटी टैक्स है, ये सब किस में जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स में जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा खर्चा जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब जब हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हो तो उत्पादन पर जो भी हमारा खर्च होने वाला है वह मेरा टैक्स एक्सपेंस कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। और उत्पादन के बाद पैकिंग होगा, पैकिंग के बाद माल डिलीवर होगा, उस पर उसके बाद भी तो वहाँ रेंट लगेगा, सैलरी लगेगा, वेजेस लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगेगा, तो वो तो खर्च वहाँ भी हो रहा है, तो वो मेरा कहलाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आप सिर्फ अपने दिमाग में एक बात को ध्यान रखना है कि कहीं भी जो क्वेश्चन आपके सामने आए, जैसे सपोज मानिए पेड सैलरी, आपने सैलरी पेड किया, अब यहाँ आपको ये देखना है कि क्या हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आप प्लीज़ लगे रहिए, इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। पार्ट 1 आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।